तो महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हुआ। इस बार दो पार्टियों में नहीं, सीधे सीधे महायुति और महाविकास अघाड़ी दो गठबंधनों के बीच मुकाबला है। दोनों गठबंधनों के बीच बराबरी का मुकाबला है, इस लिहाज से भी कि दोनों खेमों के भीतर तीन तीन मुख्य पार्टियां हैं और दोनों खेमों में तीनों पार्टियों के नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का सीएम बन सकता है। तीनों पार्टियों की तरफ से तीन चेहरों की चर्चा है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और एनसीपी की ओर से अजित पवार, इन्हीं तीन चेहरों के बीच रेस है। जबकि महाविकास अघाड़ी के भीतर कांग्रेस, उद्धव की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के मन में मुख्यमंत्री बनने का सपना फूट रहा है। कांग्रेस की ओर से नाना पटोले टॉप कंटेंडर हैं, तो शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे। जबकि अगर एनसीपी शरद की बारी आई तो शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सूले को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि शरद पवार ने पहले ही चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर घोर सस्पेंस है और कुछ भी क्लियर नहीं है। नेताओं के बयान सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। तो सवाल है कि क्या 23 तारीख को नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर के बड़ा सिर फुटबॉल मचने वाला है। अब एक एक करके दोनों गठबंधन के भीतर सीएम को लेकर चल रही हलचल और चर्चा को देखते हैं। तो शुरुआत महायुति से करते हैं, जो सत्ताधारी है और दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल कमान शिंदे के हाथ में है, लेकिन शिंदे दोबारा सीएम बनेंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 2022 में शिंदे जिस हालत में सीएम बने वो अलग थे। इस बार अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा होंगी तो सीएम पद पर इस बार बीजेपी का दावा मजबूत होगा और बीजेपी की सीटें ज्यादा होने पक्का भी हैं, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवारों की संख्या एनसीपी या शिवसेना की तुलना में ज्यादा है। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना 81 सीटों पर और अजित पवार की मौजूदगी में एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी अगर दोबारा 100 से ज्यादा सीटों पर जीत गई तो सीएम का पद हंसते हंसते कुर्बान कर देगी। हालांकि इन तमाम सवालों और कयासों के बीच एक तरफ ये बात साफ दिखाई दे रही है कि इस बार शिंदे को भी एहसास है कि बीजेपी बार बार उनके लिए बड़ा दिल नहीं दिखा सकती और इस बार शिंदे नहीं कोई और, इसका इशारा अमित शाह भी दे चुके हैं। मुंबई में मैनिफेस्टो जारी करने के कार्यक्रम में शरीक हुए अमित शाह से भी महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन है वाला सवाल पूछा गया था। इस पर अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटेगा और विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन के साझेदार सीएम पद पर फैसला करेंगे। उन्होंने कई साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इशारों में इतना जरूर साफ कर दिया कि अभी तक तो एकनाथ शिंदे ही सीएम हैं। वो अभी तक वाले बयान ने काफी कुछ कह दिया। इसके बाद तो एकनाथ शिंदे भी समझ गए और अजित पवार भी, दोनों करीब करीब वही बात करने लगे। एक इंटरव्यू में एकनाथ शिंदे का बयान चर्चा का विषय बन गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम पद की रेस में नहीं है, लेकिन सीएम महायुति का ही होगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यही बात कही थी उन्होंने। फडणवीस अब अपनी जुबान से भले ही अपनी दावेदारी करने से कतरा रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता जरूर ये मांग उठा रहे हैं कि सीएम तो बीजेपी का ही बनना चाहिए। वोट डालने के बाद बीजेपी नेता नवनीत राणा ने बयान दिया कि 23 नवंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें महायुति की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। 100% शुअर आहे महायुतीची सरकार येणार आणि भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री बनणार, त्याच्यामध्ये कोणीही कोणालाही शंका नहीं है। तो ये तो बात बीजेपी के मन में क्या है या कहें बीजेपी के नेताओं के मन में क्या है थी, मगर अब ये भी समझिए कि एनसीपी के मन में क्या चल रहा है। तो अजित पवार का सीएम चेहरे को लेकर भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि जो विधायक चुनकर आएंगे वो तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सवाल है कि क्या अजित पवार के मन में भी सीएम बनने के लड्डू फूट रहे हैं। के बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है। बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। हालांकि इस बार अजित पवार के बारामती सीट पर ही चुनौती उन्हें मिल रही है।
उनके खुद के जीतने के लिए भी काफी उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें अपने ही परिवार से चुनौती मिल रही है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में उन्होंने बारामती लोकसभा सीट से बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतारा था, वहां अजित पवार की पत्नी की हार हुई थी। लेकिन इस बार उनकी सीट पर शरद पवार ने अपने एक पोते को चुनावी मैदान में उतार दिया है और एक बार फिर परिवार ही आमने सामने है। इस पर अजित पवार को अफसोस भी है। सुनिए। लोकसभा के चुनाव के वक्त भी हमारे ही परिवार के दो कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और वो चुनाव सबने देखा है। इस दफा भी वैसा ही हुआ है, लेकिन मैंने पूरे बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे। मगर सवाल है कि कई राज्यों में चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान कर चुकी बीजेपी महाराष्ट्र में इस पर क्यों मौन रही? इससे जुड़े 3 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल है कि क्या बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इनकम्बेंसी का खतरा था? दूसरा सवाल है कि क्या लोकसभा के नतीजों ने बीजेपी को डरा दिया कि माहौल उसके पक्ष में नहीं है? और तीसरा सवाल कि क्या बीजेपी को हिंदुत्व के एजेंडे पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या जैसी सीट हार गई। ये बात और है कि बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा और हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी ने फ्रंट फुट पर खेलना जारी रखा। लेकिन जब सीएम फेस की चर्चा चल रही थी तो एक और चर्चा लाजमी है, और वो है महायुति में भी बीजेपी के भीतर सस्पेंस है। जबरदस्त वाला सस्पेंस है वह, जहां बीजेपी की ओर से सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ही फिलहाल सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन फडणवीस कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो सीएम की रेस में नहीं है। जब 2022 में महायुति की सरकार बनी थी तो आला कमान ने फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया था, लेकिन एक सीएम रह चुके नेता को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला फडणवीस ही नहीं बल्कि कई बीजेपी नेताओं को भी रास नहीं आया था। वो नाराजगी फडणवीस के मन में तब से है और माना जाता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे में खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफे की पेशकश उसी नाराजगी का हिस्सा थी। तो चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने का कारण कभी कंफ्यूजन होता है तो कभी स्ट्रैटेजी भी होती है। महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन ने चुनाव से पहले अपने अपने सीएम फेस को डिक्लेयर नहीं किया। फिलहाल सत्ताधारी महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच ये भी एक कॉमन बात है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार, शिवसेना ने यूबीटी ने 95 और राकांपा यानी कि शरद पवार की पार्टी ने 86 उम्मीदवार खड़े किए हैं। यानी तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यही वजह है कि तीनों अपना अपना सीएम चाहते हैं। उद्धव ठाकरे तो ये जाहिर कर चुके थे कि उनको एमवीए का सीएम फेस घोषित कर चुनाव में उतारा जाए, लेकिन शरद पवार और राहुल गांधी इससे सहमत नहीं हुए। और फिलहाल महाविकास अघाड़ी की तरफ भी महायुति जैसे हालात हैं। यहाँ भी तीनों पार्टियों की अपने सीएम बनने की ख्वाहिश है। उद्धव ठाकरे तो खुद को सीएम की रेस में मानकर चल रहे थे, लेकिन किसी ने नाम ही नहीं लिया। वहीं कांग्रेस की ओर से नाना पटोले सबसे बड़े चेहरे हैं। नाना पटोले की गिनती पार्टी के सीनियर और कद्दावर नेताओं में होती है। बड़े मराठी नेता के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। तो यही हालत शरद पवार गुट की एनसीपी में भी दिखाई दे रही है, जहां से सुप्रिया सुले का नाम चर्चा में है, लेकिन इनके नाम का ऐलान भी नहीं हुआ। और खेल क्यों हुआ? दरअसल तीनों पार्टियां अपने अपने मुख्यमंत्री बनने की फिराक में हैं। नाना पटोले 2019 में भी कांग्रेस की कम सीटों के बावजूद उद्धव को सीएम बनाने का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन शरद पवार के उद्धव के समर्थन में वो खड़े हो गए। मगर अब 2024 में शरद पवार भी अपने मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं। यहां तक कि शरद पवार ने महिला मुख्यमंत्री का जिक्र कर इशारों में सुप्रिया सुले का नाम भी आगे कर दिया है। एक बयान में शरद पवार ने कहा था कि महिला मुख्यमंत्री बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब समझिए कि असमंजस क्यों बढ़ा है। दरअसल सहयोगी पार्टियों के मन में जो पतंगे उड़ रही हैं उसे ढील देने का काम कांग्रेस ने खुद किया है। हाल ही में कांग्रेस ने सीएम पद को लेकर नरमी दिखाई। पार्टी के एक बड़े नेता ने अपने बयान में साफ किया कि सीएम पद को लेकर अड़ियल रुख नहीं अपनाएंगे। पार्टी ने यहां तक संकेत दिया कि महाविकास अघाड़ी को टूटने से बचाने के लिए पार्टी सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी से पीछे भी हट सकती है। 100 सीटों से ज्यादा पर लड़ रही कांग्रेस को यह उम्मीद तो है कि अगर एमवीए की जीत हुई तो कांग्रेस की सीटें ही ज्यादा रहने वाली हैं, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि फिर भी सीएम पद को लेकर पार्टी जिद नहीं दिखाएगी। तो इसका मतलब है कि फिर सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी शिवसेना यूबीटी को मौका मिल सकता है।
तो आइए, ये जो पूरा का पूरा सवाल है, क्या इसके जवाब फिलहाल कोई सामने हैं? और इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि किसकी बनेगी सरकार, जीतेगा कौन, और फिर जो जीतेगा तो उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अजय द्विवेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं झारखंड से, क्योंकि जंग वहां भी हुई है और मतदान आज वहां भी संपन्न हो गए। और प्रोफेसर हरीश वानखेड़े साहब मेरे साथ हैं चुनाव विश्लेषक के तौर पर। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, जरा आप हमें समझाइए, ये जो अब है, अब तो चुनाव तो हो गए, मगर चुनाव के पैरेलल महाभारत का दौर भी चलता रहा महाराष्ट्र में। कल शाम तक हम बात कर रहे थे कैश कांड की, और रात तक आते आते ऑडियो कांड सामने आ गया, बिटकॉइन का मामला सामने आ गया, और इस बीच में चुनाव हुए हैं। तो अब तक की जरा तस्वीर तो हमें समझाइए। अब तो हम खुलकर बात कर सकते हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो उसमें साफ भाजपा के तरफ, महायुति के तरफ एक कॉल दिखाई देता है, और समझा जा रहा है कि जो महायुति का नंबर है वो अच्छा होगा। भाजपा सबसे बड़े पार्टी के तौर पे उभर कर आएगी, और ये लगभग तय है, अगर ऐसा कुछ होता है तो भाजपा का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। आप जिस तरह से अभी कवायद लगा रहे थे कि बड़ी घमासान है महायुति के अंदर कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, मुझे लगता है कि महायुति में ये तय है कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा उनका और कोई और नेता है नहीं। एकनाथ शिंदे एक एबरेशन था उस वक्त का, और चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार, मुझे लगता है अजित पवार का किसी भी लेवल पर चीफ मिनिस्टर बनने का कोई स्पेस अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाली है। तो ये स्वाभाविक है कि देवेंद्र फडणवीस ही महायुति के उम्मीदवार होंगे और वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। रही बात, तो क्या एकनाथ शिंदे साहब इसको मान जाएंगे क्या प्रोफेसर साहब? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो एक एबरेशन था। पिछली बार जब शिवसेना तोड़कर एकनाथ शिंदे बाहर आए थे, तो एक जरूरत थी भाजपा को कि एक ऐसे मौके पर एक चीफ मिनिस्टर परोसा जाए जो सबको साथ में लेकर काम करने के लिए आसान हो। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज भाजपा एक बड़े ताकत के रूप में उभर कर आएगी। 150 के आसपास सीटें वो लोग लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम 90 से 100 के बीच वो सीटें जीतने वाले हैं। तो ऐसे एक मौके पर उनको कोई जरूरत है नहीं कि वो एकनाथ शिंदे की बात माने और उनको चीफ मिनिस्टर तो फिर से वापस दी जाए। तो फिर इससे जुड़ा एक और सवाल मन में आता है मेरे, वो भी मैं पूछ ही लेता हूं अजीत जी के पास झारखंड का जायजा लेने से पहले। हरीश जी, कि क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की पारी अब खेल चुके, पार्टी को तोड़ करके बीजेपी के साथ आ करके, अब अगर वो नहीं बन पाते हैं तो क्या वो गारंटी है कि महायुति के साथ ही बने रहेंगे? वो लगभग गारंटी है, क्योंकि जो चुनाव हुआ 19 का भी चुनाव, 2024 का जनरल इलेक्शन का चुनाव, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ऑफ कोर्स हिंदुत्व का था, और एकनाथ शिंदे अपने आप को उस हिंदुत्व का प्रमुख दावेदार मानते थे महाराष्ट्र के बीच में। तो आप देखेंगे कि उस हिंदुत्व के आइडियाज के आधार पर भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे का गठबंधन है। और रही बात चीफ मिनिस्टर की, तो वो चीफ मिनिस्टर जाएगा, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो अभी इतने साथ आ चुके हैं कि भाजपा को छोड़ना इस समय पर उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो हिंदुत्व के आधार पर समझौता होगा, और इसलिए देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनना आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा और यहाँ के हालातों पर बात करने, लेकिन अजीत द्विवेदी जी भी मेरे साथ हैं, झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार। अजीत जी, बम्पर वोटिंग हुई है, कहीं कहीं तो 70 पार, और मुझे लगता है कि 75 तक मामला पहुंच जाएगा कई जगहों पर झारखंड में। क्या बता रहा है ये पैटर्न? देखिए अजय जी, जो पोलिंग का आंकड़ा आज का है, जो 38 सीटों पर जहां आज मतदान हुआ है, उसमें 75 का आंकड़ा कई जगह क्रॉस कर चुका है। वोटिंग का जो शुरुआती ही आंकड़ा है, खासतौर से संथाल परगना के इलाके में ये चीजें हुई हैं। जो संथाल परगना, जैसे हम लोग अभी अमेरिका के चुनाव की जब बात कर रहे थे, तो बैटल ग्राउंड स्टेट जिनको बोलते हैं या स्विंग स्टेट्स जिनको बोलते हैं, तो झारखंड के चुनाव में बैटल ग्राउंड एरिया जो है वो संथाल परगना है, या स्विंग एरिया जिसको बोलेंगे वो संथाल परगना है। वहां ट्रेडिशनली जेएमएम बहुत मजबूत है, कांग्रेस भी मजबूत है वहां, और बीजेपी का जो पूरा नैरेटिव बना रोटी बेटी और माटी का या बांग्लादेशी घुसपैठियों का, उसका भी लिटमस टेस्ट उसी संथाल परगना में होना है। वहां आदिवासी आबादी भी बहुत बड़ी है और मुस्लिम आबादी भी एक बड़ी आबादी है मुस्लिम।
तो उस इलाके में बहुत पोलिंग हुई है। 78%, 79% हमने देखा वोटिंग हुई है वहां कई सीटों पर संथाल परगना में। तो ये संथाल परगना में जो ज्यादा वोटिंग हुई है वो ट्रेंड तो स्पष्ट रूप से जेएमएम कांग्रेस की तरफ रुझान दिखा रहा है कि ये एक प्रो इनकम्बेंसी कहिए उसको, या जेएमएम कांग्रेस के प्रति वहां चूंकि संथाल परगना में ही घर है हेमंत सोरेन का, शिबू सोरेन का, तो उसका असर कहिए, वो खुद ही वहां से विधायक है, वो लड़ भी रहे थे बरहेट से जो राजमहल लोकसभा सीट के अंदर है, तो ये उसका असर है। ये तो अगर ये ऐसा है जी, ये ट्रेंड अगर है तो इसके पीछे के फैक्टर्स आपको क्या समझ में आ रहे हैं, मैं ये भी समझूंगा, लेकिन इस बीच पोल ऑफ पोल्स जो एग्जिट पोल्स तमाम आ रहे हैं वो भी, उसकी भी झलक हम फटाफट दिखा दें अपने दर्शकों को कि चुनाव खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल सारे आ चुके हैं, किस पार्टी या कहें कि किस गठबंधन को इसमें ताकतवर दिखाया जा रहा है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे लाइव टाइम्स पर। हम आपको तमाम टीवी चैनलों पर चल रहे एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखा देते हैं और उसके बाद फिर पोल ऑफ पोल्स दिखाएंगे, जिससे एग्जिट पोल का पूरा निचोड़ आप जान जाएंगे और ये अंदाजा भी लग जाएगा कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो किस पार्टी या फिर किस गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये देखिए जो महाराष्ट्र का जो पोल्स है, पोल डायरी जो है वो क्या बता रहा है, ये बीजेपी प्लस को 122 से 186 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। काफी, हालांकि इसमें जो अंतर है बहुत बड़ा है, जो मिनिमम और मैक्सिमम है 122 और 186, यानी कि कंफ्यूजन बहुत सीटों पर है। कांग्रेस को 69 से 121, तो यहां भी जाहिर है कि उतना ही बड़ा गैप नजर आ रहा है और अदर्स के खाते में 12 से 29 सीटें। ये महाराष्ट्र के जो हैं इस वक्त पोल डायरी। और अब अलग अलग देखिए एजेंसीज की बात करें हम तो क्या क्या है, तो मैट्रीज क्या बता रहा है, 150 से 170 सीटें बीजेपी को मिल सकती है महाराष्ट्र में, बीजेपी प्लस को यानी कि महायुति को, और कांग्रेस को जाहिर है कि बहुमत से दूर रखा है, 110 से 130 सीटों पर रखा है। अदर्स के खाते में 8 से 10 सीटें नजर आ रही हैं। और क्या आंकड़े हमारे पास हैं, तो इसमें रुझान महाराष्ट्र का ये देखिए, पीपल्स प्लस का बीजेपी प्लस को 175 से 195 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस को 85 से 112 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहां भी बहुमत से दूर नजर आ रही है कांग्रेस, अदर्स के खाते में 7 से 12 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दैनिक भास्कर ने जो एग्जिट पोल सामने लेकर आई है, दैनिक भास्कर, उसमें 125 से 140 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि महायुति और महाआघाड़ी को 135 से 150 सीटें, यानी कि यहां पर मामला पलटता नजर आ रहा है या फिर कांटे की टक्कर कह सकते हैं आपकी, करीब करीब दोनों ही यहां पर हंग असेंबली के आसार भी हो सकते हैं एक सूरत में, 20 से 25 अदर्स के खाते में। तो काफी मामला उलझा हुआ दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर है। और चाणक्य स्ट्रैटेजिस्ट के आंकड़े पर गौर करें तो यहां भी फिर बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, 152 से 160, कांग्रेस के खाते में 130 से 138 और अदर्स के खाते में 8 से 10 सीटें यहां पर जाती नजर आ रही हैं एग्जिट पोल में चाणक्य स्ट्रैटेजिस्ट के। तो फटाफट प्रोफेसर साहब से समझ लें कि क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब इसको लेकर के। प्रोफेसर साहब आपके सामने हमने तमाम आंकड़े रखे, वानखेड़े साहब आप किस आंकड़े को ज्यादा सटीक समझ पा रहे हैं अभी? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जब पिछले 1 महीने से जो बातचीत चल रही थी महाराष्ट्र में, उसमें माना जा रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर होगी महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में, लेकिन जो आंकड़े हमको दिखाई दे रहे हैं उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी एक कंफर्टेबल मार्जिन के साथ वापस आ रही है सरकार में। तो ये लगभग ऑब्वियस था। हम 2024 का जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के बाद जो माहौल कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के सपोर्ट में था वो लगभग पिछले 1-2 महीने में खत्म हो चुका है और बीजेपी का उसने जो जिसको कहते हैं ना कोर्स करेक्शन जो बीजेपी ने किया है कि जो उनको नुकसान महाराष्ट्र में लोकसभा के वक्त हुआ था वो लगभग वो नुकसान आज की तारीख में नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे का फैक्टर अगर आप समझा पाए कि क्या बदला लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक में? एक बड़ा फैक्टर तो मुझे लगता है कि हरियाणा में जो भाजपा की जीत हुई है उसके वजह से भाजपा के अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि जीतती हुई बाजी उन्होंने हरियाणा में जीती थी और उसके साथ साथ वो जो कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी नहीं दिखा पाई कि वो एक जीती हुई बाजी हरियाणा में हार चुके थे। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि लोकसभा के वक्त जो सोशल जस्टिस या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या SC/ST के इशू मुद्दे पर जो बीजेपी पीछे हट कर रही थी, जिसमें डिफेंसिव हो रही थी, आप देखेंगे इस इलेक्शन में उन्होंने उसको जरा भी तवज्जो दी नहीं है और वरना वहीं पर उन्होंने ये
जताने की कोशिश की है कि सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर वो ज्यादा मुखर है और ज्यादा अच्छे तरीके से इन विषयों को हैंडल कर सकते हैं। और तीसरा जो बड़ी कामयाबी बीजेपी ने लाई है लोकसभा के इलेक्शन के बाद, वो है लाड़की बहन योजना, जो लगभग एमपी का कॉपी एक स्कीम थी जो महिलाओं को 1,500 रुपए पर महीने की मदद कर रही थी। उसका जो बड़ा असर महाराष्ट्र में हुआ है और लगभग हर एक जो परिवार है महाराष्ट्र में उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि वो लगभग कैश ट्रांसफर हर घर में हुआ है और उसके वजह से एक बड़ा फर्क पड़ा है। तो ये जो फैक्टर्स आप खुद देखेंगे कि जी प्रोफेसर साहब, अब मैं झारखंड के भी आंकड़े आ गए हैं तो ये भी हम दे दें, लेकिन इस वक्त क्या कहा जा रहा है ये भी सुन लेते हैं। और सुकंतो मजूमदार साहब को गिरफ्तार करना इस सरकार की कायरता है, कानून की धज्जियां उड़ाना है। ये सरकार जो भी सरकार के विरुद्ध बोलेगा उसे भी ये गिरफ्तार करेंगे। हमें तो डर लगता है कहीं सच बात। और आइए आप फटाफट नजर डालते हैं कि झारखंड में जो इस वक्त एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं वो क्या क्या बता रहे हैं और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे फटाफट। यहां पर 81 सीटों में से बीजेपी को 42 से 47 सीटें मैट्रिक्स देती नजर आ रही है, तो कांग्रेस को 25 से 30 सीटें और अदर्स को 1 से 4। ये इसमें बदलाव होता नजर आ रहा है काफी आंकड़ों में जो अभी के हैं सत्ताधारी दल। वहां पर बीजेपी को जेवीसी 40 से 44 सीटें और कांग्रेस को 30 से 40, अदर्स को 1 से 10। तो टक्कर यहां पर, लेकिन एज बीजेपी को, बीजेपी प्लस को माई एक्सिस 25, कांग्रेस प्लस को 53। एकदम उलट गया मामला माई एक्सिस के आंकड़ों में और अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है यहां पर। तो जाहिर है कि उलझने यहां पर भी साफ तौर पे हैं, काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है। तो क्या अजीत जी, क्या आप भी समझ पा रहे हैं कि एकदम जो आंकड़े हैं उलट होते नजर आ रहे हैं एक दूसरे से? यहां पर जो आप कह रहे थे कि टक्कर तो है, पता करना आसान है, आप मुमकिन है इस वक्त कि वाकई क्या रुझान है? लड़ाई बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब ये एग्जिट पोल्स जो है ना, इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई। अभी हम लोगों ने हरियाणा में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा, तो ये एक अंदाजे पर एक बैठ करके अपनी पसंद से आप आंकड़े फील करके और सामने पब्लिश कर रहे हैं। मेरा तो यही मानना है। और देखिए, 2-3 लोग एक बात कह रहे हैं, 2 लोग एक बात कह रहे हैं, कोई तो सही साबित हो जाएगा। जो बीजेपी की सरकार बनवा रहा है हो सकता है वो सही साबित हो जाए, जो जेएमएम की सरकार बनवा रहा है हो सकता है वो सही साबित हो जाए, कोई सही साबित हो जाएगा इसमें। इसलिए ये स्थिति नहीं है। ये जो मैट्रिक्स बता रहा है जैसे, या एक दो और बता रहे हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट वाली बात है, बहुत नजदीकी लड़ाई हुई है। और उस नजदीकी मुकाबले में हमारा पहले से शुरू से मानना था पूरे चुनाव के दौरान कि थोड़ा एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को था, उसके अलायंस को था। इसलिए था क्योंकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, उसका कोई तालमेल नहीं हुआ था। इस बार वो अलायंस में चुनाव लड़ी है। आजसू जो सुदेश महतो की पार्टी है उसके साथ उसका तालमेल हुआ है, जनता दल यू के साथ तालमेल हुआ है, चिराग पासवान को भी एक सीट उसने दी है। तो एक एनडीए, बतौर एनडीए चुनाव लड़ने का एक एडवांटेज है। पिछले चुनाव में 8% वोट आजसू ने काट लिया था और उसकी वजह से 10-12 सीटें डायरेक्टली बीजेपी हार गई। इस बार जो साथ में आई आजसू, तो लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा 47-48% वोट आया एनडीए को। तो अगर वो इंटैक्ट नहीं रहता है, 40% तक भी आता है, उसमें 7% वोट भी गिर जाए, तब भी एक सिग्निफिकेंट अंतर होगा जेएमएम कांग्रेस के मुकाबले। अच्छा अजीत जी, एक जल्दी से सवाल का जवाब हमें आप बता दें। आप जो कह रहे हैं कि जो शिबू सोरेन का, यानी कि जेएमएम का जो गढ़ का इलाका रहा है, वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है और वो प्रो इनकम्बेंसी जैसा लग रहा है। क्या कोई अंडर करंट आपने महसूस किया, खास करके उस बात को लेकर के कि जेल जाना पड़ा, जो भेजा गया ईडी का जो एक्शन हुआ, सीएम का पद जो छोड़ना पड़ा, वो जो पूरा का पूरा एपिसोड हुआ, किसी तरह का कोई अंडर करंट उस इलाके में? उसकी वजह से एक सहानुभूति हेमंत सोरेन को बनी थी, लेकिन वो सहानुभूति जून में जब हेमंत सोरेन जेल से निकले और उन्होंने फिर चंपाई सोरेन को हटा करके खुद मुख्यमंत्री बन गए, तो उसमें काफी कमी आ गई। उस जो सहानुभूति थी वो कम हो गई। लेकिन जैसा अभी मैं बताया वानखेड़े साहब ने, उसी तर्ज पर झारखंड में एक योजना शुरू की है, मैया सम्मान योजना, हेमंत सोरेन की सरकार ने। और एक कहीं ना कहीं उसका एक अंडर करंट दिखा मैया सम्मान योजना का, चूंकि झारखंड जैसे पिछड़े इलाके में, मान लीजिए मुंबई में, महाराष्ट्र जैसे संपन्न प्रदेश में तो 1,500 रुपया फिर भी कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है, लेकिन झारखंड में 1,100 रुपया बहुत बड़ी रकम है। और उसे बढ़ाकर 2,500 करने की भी बात कही गई।
चुनाव बिल्कुल, बाद। तो पहले राउंड की 43 सीटों की जो पोलिंग थी उसके सिर्फ एक रात पहले 1100 रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए। उसका एक एडवांटेज जेएमएम को मिला, और वो एक अभी अंडर करंट अगर उस चीज का है, सिर्फ एक अंडर करंट जो हम मान सकते हैं, तो और एक सवाल जल्दी से अजीत जी, महिलाएं अगर वोट डालती हैं। जी क्योंकि वक्त कम हो रहा है, येस और नो में, क्या बीजेपी ने बहुत कोशिश की यहां पर कि जो घुसपैठ का मुद्दा है, औरंगजेब तक को यहां पर लाया गया, और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, डेमोग्राफी बदलने का जो मुद्दा है, क्या यह मुद्दे जनता तक पहुंच पाए? नहीं, जनता तक पहुंचे तो इसका उल्टा रिवर्स पोलराइजेशन दिख रहा है। संथाल परगना में जो वोटिंग हुई है वो रिवर्स पोलराइजेशन है। इस आदिवासी मुस्लिम जो वोट है जेएमएम कांग्रेस का, वो ज्यादा पोल कर गया वहां। हालांकि वहां ऑलरेडी 4 ही 5 सीटें थी, बीजेपी के पास 4 ही सीट थी पिछली बार, तो कोई बहुत नुकसान वहां से नहीं हो जाएगा। और इस नैरेटिव का असर उत्तरी छोटा नागपुर जो है, या कोल्हान का इलाका है, या दक्षिणी छोटा नागपुर है, उन इलाकों में नहीं दिखा। पलामू में ज्यादा नहीं दिखा। ये संथाल परगना का इलाका था, वहां असर हुआ है। और वहां हमको लगता है कि रिवर्स पोलराइजेशन का असर का फायदा जेएमएम कांग्रेस को हो गया, बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है संथाल परगना। जी, तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है यहां पर कि कहीं ना कहीं झारखंड में अभी भी जो सियासी झंझट है या उलझन है वो बरकरार है। किस तरफ होगा रिजल्ट का रुझान असल में आकर के, वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। महाराष्ट्र में जरूर एक एज दिखाई दे रहा है मोटे तौर पर महायुति की तरफ, यानी कि बीजेपी प्लस की तरफ, लेकिन कोई भी अभी दावे से कुछ भी कह दे ये फिलहाल नामुमकिन ही लग रहा है यहां भी, क्योंकि यहां भी कई तरह के आंकड़े आ रहे हैं और कई एग्जिट पोल्स जो हैं एक दूसरे से ऑपोजिट नजर आ रहे हैं। तो ये इस वक्त का सूरत हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब और अजीत जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।